तो आज हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की, दैट मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई। जब हमने मांग के नियम की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि कीमत और मांग मात्रा के मध्य ऋणात्मक संबंध होता है। यानी कि जब कीमतों में वृद्धि होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, कमी, और यदि जब कीमतों में कमी होगी तो मांग मात्रा में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी कि कीमत और मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कीमत व पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। यानी कि जो पूर्ति का नियम है वो वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध को प्रकट करता है, और वस्तु की कीमत और पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो विक्रेता या फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी, ज्यादा पूर्ति करेगी, और यदि कीमतों में कमी हो जाएगी तो सप्लायर क्या करेगा, विक्रेता क्या करेगा, पूर्ति में भी क्या करेगा, कमी करेगा। लेकिन यहां हमें एक मान्यता लेकर चलनी है कि अन्य बातें क्या रहनी चाहिए, समान। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर अन्य बातें कौन सी, कीमत को छोड़कर अन्य बातें, मतलब ये सारी बातें क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। यानी इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इन बातों में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अन्य बातें समान रहने पर कीमत व पूर्ति मात्रा के मध्य धनात्मक संबंध पाया जाता है। यदि कीमतों में वृद्धि होगी तो विक्रेता पूर्ति मात्रा में भी वृद्धि करेगा, और यदि कीमतों में कमी होगी तो विक्रेता पूर्ति मात्रा में भी क्या करेगा, कमी। ये था पूर्ति का नियम। यहां पर हमें कुछ मान्यताएं लेकर चलनी है। हमें मानकर चलना है कि फर्मों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, विशेष अवसर की संभावना नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सारी बातें समान रहनी चाहिए। कीमत परिवर्तन सिर्फ किसमें होना चाहिए, कीमत में। ठीक है, तो पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति मात्रा में संबंध को व्यक्त करता है। अब जब हम नियम की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा हम कुछ अपवादों की भी बात करते हैं। तो पूर्ति के नियम की कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख रहे हैं। तो पूर्ति के नियम का सबसे पहला अपवाद है कृषि आधारित वस्तुएं। कृषि आधारित वस्तुएं यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो जैसे कि गेहूं है, चावल है, मक्का, बाजरा, इन पर पूर्ति का नियम लागू होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है, मान लो कि गेहूं की कीमत में वृद्धि हो गई। अब गेहूं की कीमत में वृद्धि हुई है तो पूर्ति में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है बाढ़ आ गई, या टिड्डी दल का हमला हो गया, या मान लो अकाल पड़ गया, मान लो बारिश हुई नहीं, तो हो सकता है ना उसकी पूर्ति वृद्धि होने की जगह उल्टा कम हो जाए। तो कृषि आधारित वस्तुओं पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इन कृषि आधारित वस्तुओं की जो पूर्ति होती है वो प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, इनकी कीमतों में वृद्धि कमी का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी होती है शीघ्र नाशवान वस्तुएं। शीघ्र नाशवान वस्तुएं दैट मींस पेरिशेबल गुड्स, ऐसी वस्तुएं जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे दूध, ब्रेड, फल, सब्जियां, है ना। आप इनकी पूर्ति को कीमत के आधार पर विक्रय नहीं कर सकते, यानी इनकी पूर्ति को आप कीमत के आधार पर बढ़ा या घटा नहीं सकते, है ना। मान लो कि मेरे पास, मैं सब्जी का विक्रेता हूं, मैं सब्जियां लेकर बैठा हूं और शाम हो गई है, पूरे दिन तक मेरी सब्जियां नहीं बिकी हैं, तो मैं वेट नहीं करूंगा कि कीमत बढ़ेगी तभी बेचूंगा, नहीं, मुझे कम कीमत पर भी, इवन कम कीमत पर भी मुझे उसकी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। देखा होगा आप लोगों ने, जब हम फल मंडी में जाते हैं या सब्जी मंडी में जाते हैं तो शाम के टाइम पर सप्लाई तो बढ़ जाती है लेकिन कीमतें कम हो जाती है, क्योंकि उस विक्रेता को पता है कि आज अगर मैंने मेरा सामान नहीं बेचा, आज अगर मैंने सब्जियां नहीं बेची तो खराब हो जाएंगी, तो वो कम कीमत पर भी पूर्ति को ज्यादा करने के लिए तैयार रहता है। जबकि पूर्ति का नियम तो ऐसा नहीं कहता ना, पूर्ति का नियम तो कहता है अगर कीमतें कम है तो पूर्ति मात्रा में भी कमी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, सब्जियों के केस में क्या हो रहा है कि कीमतें कम है फिर भी विक्रेता पूर्ति मात्रा को ज्यादा कर रहा है ना, यानी क्योंकि इसको पता है कि अगर आज मैंने नहीं बेची तो पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहली थी कौन सी वस्तुएं, कृषि आधारित वस्तुएं, दूसरी थी शीघ्र नाशवान वस्तुएं, तीसरी होती है नीलामी की वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनकी नीलामी हो रही है, जैसे मान लो किसी घर की, किसी जमीन की या किसी भी प्रॉपर्टी की नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रहा है। तो नीलामी में क्या होता है, हर कोई अपनी अपनी बोली लगाता है, हर कोई अपनी अपनी उस वस्तु की प्राइस लगाता है। मान लो किसी ने 40 लाख, किसी ने 42 लाख, 43 लाख, 45 लाख, 50 लाख, तो कीमतों में तो वृद्धि हो रही है उस टाइम पर, लेकिन क्या उस वस्तु में भी वृद्धि हो रही है क्या, या उस संपत्ति में भी वृद्धि हो रही है क्या। मान लो किसी बिल्डिंग, किसी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की नीलामी हो रही है, तो उस टाइम कीमतों में तो वृद्धि हो रही है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बोली लगा रहा है, लेकिन वो जमीन या वो बिल्डिंग तो एक ही है ना, तो उस टाइम उसकी पूर्ति क्या रहती है, स्थिर रहती है। यानी नीलामी की वस्तुओं में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और एक होती है सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो सामाजिक प्रतिष्ठा की या रेयर है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है ना, जैसे हीरा है, ठीक है, सोना है, या कुछ कीमती धातुएं होगी, है ना, अमूल्य धातुएं, तो इनकी कीमतों में कितना भी परिवर्तन आ जाए पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
तो ये कुछ वस्तुएं हैं जिन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें हम पूर्ति के नियम के अपवाद कहते हैं। थैंक यू।